नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। अब आप बोलेंगे कि ये क्या कह दिया गुप्ता जी ने, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। इसे दोस्तों कहते हैं बीपीएच। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को होती है, मर्दों को होती है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स को नहीं होती है क्योंकि एक ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर, मर्दों के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना दोस्तों, ये ग्लैंड के बारे में मैं आपको आज पूरा बताऊंगा कि ये ग्लैंड करती क्या है, क्या इसका बेनिफिट होता है मर्दों को और इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों बड़ी हो जाती है। स्पेसिफिकली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना दोस्तों, ये बड़ी हो जाती है 50-55 की उम्र के बाद। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। पेशाब में बहुत ज़्यादा आना लेकिन बहुत स्लोली आना, या पेशाब आने की फीलिंग होना लेकिन पेशाब का नहीं आना, पेशाब की धार ना बनना और नीचे प्रोस्टेट की ग्लैंड की तरफ पे जो है पेन रहना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। हो सकता है आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की बिगिनिंग हो रही हो, क्योंकि 50 साल के बाद की उम्र के लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं बीपीएच के जो शायद आप इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लंबा और काफ़ी दिक्कत का से भरा हुआ करना पड़ता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, बेनाइन का मतलब हो गया नॉन कैंसरस, कहने का मतलब जो कि हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो कि मेल के मर्दों के अंदर ही होती है। वो हाइपरप्लेशिया हो जाता है, उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है, मतलब वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये एक हेल्थ इशू है जो कि काफी कॉमन है एज के साथ। जैसे जैसे 50-55 की उम्र के बाद इंसान की एज बढ़ती है, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, जिसे बीपीएच कहते हैं, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब होता है एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना बड़ी हो गई है। अभी क्या होता है प्रोस्टेट, वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि सीमन बनाती है। अब आप कहेंगे सीमन क्या होता है दोस्तों? सीमन एक लिक्विड सब्सटेंस है। जब एक इंसान इंटरकोर्स करता है और इंटरकोर्स करने के बाद जब वो इजैकुलेट करता है तो इजैकुलेशन के साथ उसकी दो चीजें निकलती है। एक चीज होती है स्पर्म और एक चीज होती है सीमन। स्पर्म जो होता है दोस्तों, वो स्पर्म जो है वो जेनेटिक कोड लेके बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, स्पर्म जब वेजाइना में जाता है, फीमेल के अंदर जाता है, तो उसे सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, एंड वो फूड होता है सीमन। जो एक इंसान के आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लिक्विड निकलता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला हो गया स्पर्म और दूसरा हो गया सीमन। सीमन का फंक्शन है कि स्पर्म को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को सर्वाइव रखने में वो पूरा का पूरा हेल्प करता है। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका सीमन बनाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये पाई कहाँ जाती है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है दोस्तों, जो पेशाब की थैली होती है ना, पेशाब की थैली जिसे ब्लैडर कहते हैं, उस पेशाब की थैली के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये बड़ी हो जाती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, ये क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें सिम्टम्स मैं आपको बता दूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। सो कई बार क्या होता है, पेशाब करते करते जो है ब्लॉक हो जाता है फ्लो ऑफ यूरिन। ब्लॉक हो जाने का मतलब क्या होता है? ब्लॉक हो जाने का मतलब है ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है और पेशाब की जो पाइप होती है, जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल बीच से निकल के आ रही होती है, वो दब जाती है। जो पेशाब की पाइप होती है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के दोस्तों बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हैं, जो मेडिसिन है, सर्जरी है और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं इसके, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको वो राइट ट्रीटमेंट बता देगा कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं। लेकिन आपको इशू तब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी जब आपको सिम्टम्स इसके पता लग जाए कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया में होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है फ्रीक्वेंट और अर्जेंट नीड टू पी, ऑल्सो कॉल्ड यूरिनेशन। आपको ना बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, पेशाब आ रहा है, पेशाब, ठीक है। दूसरा होता है पीइंग मोर ऑफन एट नाइट, रात को आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है। ये दूसरा सिम्टम्स है। पहला बहुत पेशाब आ रहा है, दूसरा रात को ज्यादा पेशाब आता है, और तीसरा होता है दोस्तों ट्रबल स्टार्टिंग टू पी, पेशाब करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत आती है पेशाब को शुरू करने में। ये एक तीसरा सिम्टम है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का। चौथा सिम्टम है दोस्तों वीक यूरिन स्ट्रीम। जो धार बनती है ना पेशाब की दोस्तों, वो बिल्कुल वो एंगल से नहीं बनती है, वो नीचे को सीधी बनती है, यानी कि प्रेशर नहीं बन पाता, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम है ना, ये रुक रुक के आती है। पेशाब 5 बूंदे गिरी फिर रुक गया, फिर 5 बूंदे गिरी फिर रुक गया, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि जब लास्ट के टाइम पे आपका पेशाब जो है ना एक एक ड्रॉप में गिरना शुरू हो जाता है और आप अपने ब्लैडर को पूरी तरह से एम्प्टी नहीं कर पाते एक बार के अंदर। मतलब आप पेशाब करने गए तो आपको लगता है कि अभी भी शायद आपका पेशाब अंदर बाकी है। तो ये अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का प्रॉब्लम हो। और ये सिम्टम्स स्पेसिफिकली 50-55 की उम्र के ऊपर के मर्दों को, रिपीट कर रहा हूँ, मेल्स को बहुत कॉमन है, इसलिए आपको ये सिम्टम्स को जानना पकड़ना बहुत जरूरी
जरूरी है ताकि आप जल्दी से इसे पकड़ लाएं और इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। ठीक है, इसके कुछ और सिम्टम्स हैं दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताएं, जो कि बता सकते हैं कि शायद आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो। कुछ फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक हो सकते, इन्फेक्शन हो सकते हैं, आप पेशाब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कई बार पेशाब के अंदर खून आता है, वो भी एक रीजन हो सकता है आपका बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का। दोस्तों सिम्टम जो होते हैं ना बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के, वो स्लोली बढ़ते हैं लेकिन बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और वो सिम्टम्स कई बार बाय डिफॉल्ट कई बार ये अपने आप इंप्रूव भी करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइज ऑफ द प्रोस्टेट जो होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होगा तो वो बताएगा कि तभी प्रॉब्लम सीरियस है। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी एनलार्जमेंट भी प्रोस्टेट की आपको एक मेजर सिम्टम दे सकती है। इसलिए हमेशा ऐसा मत सोचिएगा कि जितना बड़ा प्रोस्टेट का साइज हो जाएगा उतनी ज्यादा डिजीज है। नहीं, ये गलत फैक्ट है। सम पीपल मे हैव स्लाइटली एनलार्ज प्रोस्टेट एंड दैट कैन हैव अ मेजर सिम्टम, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड others who have very enlarged prostate can have a minor problem. So size will not determine the intensity of the disease. So and some कुछ लोगों में दोस्तों ये जो enlarged prostate होती है ना, ये इसमें कई बार symptoms भी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि अदर पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं इन यूरिनरी सिम्टम्स के। तो मैंने जो आपको बताया कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो सकती है, आपकी पेशाब की जो पाइप है वो पतली हो सकती है, दब सकती है, और बिकॉज ब्लैडर में स्टोन भी इकट्ठे हो सकते हैं, और नर्व्स में भी ब्लैडर के प्रॉब्लम्स आ सकती है, और कई बार जो है ये कैंसर का रूप ले सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कि बीपीएच को कुछ मेडिसिन हैं, याद रखिएगा, सम मेडिसिन मे आल्सो लीड टू सिम्टम्स दैट कैन सीम लाइक दोज कॉज्ड बाय बीपीएच। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं दोस्तों जिससे ऐसी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन आपको बीपीएच है या नहीं है वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसे सिम्टम्स आए, जैसे कि पावरफुल पेन रिलीविंग मेडिकेशंस जो ओपाइड्स होते हैं, मॉर्फिन हो गया, जो बहुत जबरदस्त पेन रिलीविंग मेडिसिन होती हैं, वो भी इस तरह के सिम्टम्स कर सकती हैं। कोल्ड और एलर्जी की मेडिकेशंस भी आपको इस तरह के सिम्टम्स कर सकती हैं। ठीक है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जिनको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, वो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको जो है ना डॉक्टर के पास कब जाना है। आपको अपने डॉक्टर के पास तब जाना है जब आने आपको ये सिम्टम्स बताएं। अगर ये आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब की धार नहीं बन रही है, पेशाब आ तो रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा हुआ नहीं, ठीक है, रात को पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती क्यों है, साइज बढ़ता क्यों है। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान जो होता है ना, मेल, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, कब होता है वो सेक्सुअली एक्टिव? 18 साल की उम्र से लेके तकरीबन 45-50 की उम्र तक वो हाईली एक्टिव होता है। उसके बाद उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करती है। तो याद रखिएगा, जब वो सेक्सुअली एक्टिव होता है तो उसका जो स्पर्म तो टेस्टिस से बनता है, स्पर्म जो सेल्स होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, जो कि पेनिस के नीचे होता है, और जो सीमन होता है जो इस स्पर्म को फूड देता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है। तो क्या होता है कि जब 45, 50, 55 के बाद जो है इंसान सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता है तो वो इंटरकोर्स कम करता है। इंटरकोर्स कम करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो जो स्पर्म है वो और सीमन दोनों बॉडी से नहीं निकल पाते हैं, और वो जो सीमन है वो इकट्ठा होता रहता है मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड में, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। ये एक रीजन होता है, वन ऑफ द रीजंस फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखिएगा दोस्तों, अब जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो गई तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच से ना, मैंने आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, वो ब्लैडर, पेशाब की थैली के बिल्कुल नीचे, ये पेशाब की थैली है, ये इसके नीचे। तो पेशाब की थैली से जो पाइप निकल के आई, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि पेनिस के थ्रू पेशाब को बाहर भेजती है, वो पाइप इसके बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। तो जब इसका साइज बढ़ जाता है ना दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो ये जो पेशाब की पाइप होती है ना, ये दब जाती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो पेशाब होता है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड टिपिकली कीप्स गोइंग थ्रू आउट लाइफ। याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इंसान की घटती है तो पॉसिबिलिटी ऑफ सीमम जो है वो बढ़ता रहता है और वो उसे फुला देता है। अब देखिए दोस्तों, गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर अगर आप हवा भरते रहेंगे तो वो फूलेगा ना। अगर हवा निकलेगी तो वो ठीक हो जाएगा, भरते रहेंगे तो फूलता रहेगा। उसी तरह से दोस्तों, जब सीमन निकलेगा नहीं बॉडी से बाहर, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तो फिर वो सीमन कहाँ इकट्ठा होगा, प्रोस्टेट में इकट्ठा होगा। अगर प्रोस्टेट में इकट्ठा होगा तो फिर वो जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब याद रखिए, इसके कुछ रिस्क फैक्टर बताता हूं दोस्तों। रिस्क फैक्टर जो है एनलार्ज प्रोस्टेट के जो है, सबसे पहला है एजिंग। 40 साल की उम्र के बाद यूजुअली ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और 50-55 के बाद इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। पहला। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पिताजी को, आपके दादाजी को, या आपके चाची नहीं, सॉरी, फीमेल को नहीं होता ही, अगर चाचा को या किसी को भी, ताया को भी, अगर ये फैमिली हिस्ट्री है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की, तो आपके ये जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, इनकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपके चांसेस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होने के उतने ही बढ़ जाते हैं। तीसरा रीजन होता है दोस्तों डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। याद रखिए, डायबिटीज और हार्ट डिजीज भी बीपीएच के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। अब आप सोचेंगे भैया ये कैसे? मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं फ्यूचर में जिसका नाम होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इन मेल।
जिसमें क्या होता है कि जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अब वो चीज कैसे लिंक्ड है डायबिटीज और हाइपरटेंशन से? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ये चांसेस ऑफ जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इसको बढ़ा देते हैं। रीजन कैसा है? क्योंकि डायबिटीज और हार्ट डिजीज सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को डिक्लाइन करते हैं। अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम हुई है तो उसकी वजह क्या होगा कि सीमन की एक्यूमुलेशन प्रोस्टेट में ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद कुछ फैक्टर्स है दोस्तों, लाइफस्टाइल। अगर आपकी वेट ज्यादा है, ओबेसिटी एक वन ऑफ द रीजन होता है दोस्तों बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का। सो एक्सरसाइज जो होती है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज तो इनफैक्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है आपको हर तरीके की बीमारी से बचाता है और बीपीएच भी उनमें से एक है। याद रखिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन हो गई दोस्तों, नॉट बीइंग एबल टू पी, पेशाब कर ही नहीं पाते हैं या पेशाब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दिस इज कॉल्ड यूरिनरी रिटेंशन। आपके ब्लैडर के अंदर पेशाब तो एक बहुत ज्यादा इकट्ठा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, ठीक है। सो यू माइट नीड टू हैव ए ट्यूब कॉल्ड कैथेटर। तो आपका हो सकता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर जो है कैथेटर, एक पाइप को इंसर्ट करे आपके ब्लैडर के अंदर टू ड्रेन द यूरिन। तो सम पीपल मे हैव एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, देन इन दैट केस उस टाइम पे तो वो सर्जरी करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का। फिर आपका आ गया ब्लैडर स्टोन, फिर आ गया ब्लैडर का अगर डैमेज है या किडनी डैमेज है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जो आपको बताते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इन सब चीजों को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बीपीएच को खुद अपने लेवल पे ट्रीट करना है ना, तो कुछ डूज एंड डोंट्स बताता हूं, बहुत बढ़िया है और ये काम करेंगे दोस्तों। पहला, डाइट। आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स खानी है और याद रखना है कि फैट्स को लिमिट करना है और सीजनल फ्रूट्स ही आपको खाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज पे फोकस रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के चांसेस को मिनिमाइज करती है। उसके बाद हाइड्रेशन, आपको ड्रिंक करना है रात के समय पे। ड्रिंक मतलब पानी की बात कर रहा हूं मैं। आपको ड्रिंक लेस वाटर एट नाइट एंड अवॉइड ड्रिंकिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर बेड टाइम। पेशाब मतलब सोने से पहले तकरीबन 2-3 घंटे पहले आप कुछ मत पीजिए, बहुत कम पानी पीजिए, बहुत स्मॉल अमाउंट पीजिए, ठीक है। इवन दिन में भी अगर आप पीते हैं, अपने ट्राई करिए कि पानी के कंपोनेंट को जो है ना आप फ्रूट से कवर अप कर पाए। मेडिकेशन जो होती हैं दोस्तों, जैसे कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड और एलर्जी के मेडिकेशन, कुछ एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन, कुछ डीकंजेस्टेंट्स या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि आपको जो है इस तरह का इशू दे सकती है, ये भी आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस जो होता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी को कंट्रीब्यूट करता है बढ़ने में। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे डॉक्टर जो है इसके प्रोटोकॉल्स देता है। वो आपका प्रोटोकॉल डोमेन नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ दवाएं होती हैं जिसे कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर को और प्रोस्टेट को, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है यूरेथ्रा के ऊपर वो कम हो जाता है और पेशाब ठीक से आ जाता है। नेक्स्ट दवा होती है दोस्तों 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ये क्या होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर? ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक हमारे शरीर के अंदर हार्मोन होता है जिसको डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ये कन्वर्ट नहीं होने देता। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, बिकॉज एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है और ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है दोस्तों जो सीमन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी जो है सिर्फ और सिर्फ मर्दों में होती है और स्पेसिफिकली 45-50 की उम्र के बाद ये शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, जस्ट मैं आपको समरी दे रहा हूँ। पार्ट 1 का थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पार्ट 2 के साथ कनेक्ट कर सकूँ, डूज एंड डोंट्स के साथ कनेक्ट कर सकूँ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि मेल की अंदर ही पाई जाती है, मर्दों के अंदर ही पाई जाती है। जो हमारा एक ब्लैडर होता है दोस्तों, ब्लैडर के नीचे ये ग्लैंड होती है। जो ये ग्लैंड होती है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सीमन का प्रोडक्शन करना। सीमन क्या होता है दोस्तों? सीमन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि स्पर्म के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर जाता है तो उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ न्यूट्रिशनल मटेरियल चाहिए होता है, वो होता है सीमन। सीमन जो है दोस्तों ये शरीर में, मर्द के शरीर के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बनता है एक हार्मोन की वजह से, जो हार्मोन को बोलते हैं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो मैंने आपको बताया। अब ये जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों, ये आता है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन आता है टेस्टिस से। जो टेस्टिस होती है मेल के अंदर, वहां से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में और वो सीमन की प्रोडक्शन करता है। कहाँ पे? प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है प्रोस्टेट ग्लैंड में जब सीमन काफी लेवल तक इकट्ठा हो रहा है, वो निकल नहीं रहा है, एज के साथ साथ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब आदमियों की
कम हो जाती है तो सीमन बाहर नहीं निकल पाता, और जब बाहर नहीं निकल पाता है तो कहाँ इकट्ठा होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में इकट्ठा होगा। जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इकट्ठा होगा तो प्रोस्टेट के साइज को वो बड़ा कर देगा, इसीलिए इसे कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बेनाइन का मतलब नॉन कैंसरस, प्रोस्टेटिक का मतलब प्रोस्टेट, हाइपरट्रॉफी का मतलब हाइपरप्लेशिया का मतलब हाइपर मतलब बड़ा साइज हो जाता है उसका, उसे कहते हैं बीपीएच। दोस्तों ये जो बीपीएच की प्रॉब्लम है काफी फ्रीक्वेंट है और ये एज के साथ बढ़ती जाती है, तो आपको इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए अगर आप इसकी अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इससे आप अच्छे से मैनेज कर पाएं, आप इसको बढ़िया से ट्रीट कर पाएं, तो आपको इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दोबारा बताता हूँ। ये एज एसोसिएटेड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये बेसिकली प्रिकर्सर होता है प्रोस्टेट कैंसर का। अगर ये बीपीएच को ट्रीट नहीं किया जाए तो हो सकता है आपको प्रोस्टेट कैंसर हो जाए, और ये प्रोस्टेट कैंसर जो है ये आपको काफी कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। इसके सिम्टम्स दोस्तों जो है वो मैंने आपको बताया कि जैसे पेशाब, बहुत आपकी अर्ज लगे रहना कि मुझे पेशाब आ रहा है, पेशाब आ रहा है, रात को बहुत ज्यादा पेशाब आना, और जब पेशाब आएगा तो वो ड्रॉप में आता है, उसकी धार नहीं बनती, कंटिन्यूस नहीं आता, और वो जो पेशाब होता है कई बार पेनफुल होता है, और जब आप पेशाब करने के बाद भी, यूरिनेशन करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है यूरिन अभी भी अंदर है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं दोस्तों जो बताते हैं कि आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिकेशंस के पास मेडिकेशन जो होती है इसकी यूसेज की जाती है, डॉक्टर स्पेसिफिकली मेडिकेशंस लिखता है, जैसे मैंने आपको बताया 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स लिखता है या अल्फा ब्लॉकर्स लिखता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, अब हम डूज एंड डोंट्स में और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस में जाएंगे। जैसे पहला हो सकता है कि व्हाट ऑर्गन अफेक्ट द बीपीएच, बीपीएच में कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला हो गया आपका दोस्तों ब्लैडर, दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी। ये बीपीएच आपके इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, ब्लैडर को अफेक्ट कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट सकता है और किडनी को अफेक्ट कर सकता है, और इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीपीएच की वजह से ये 3 प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर बीपीएच। तो याद रखिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं बीपीएच के, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के। तो वो हो गया, अगर आप मेल हैं तो आपको चांसेस हैं ही हैं। दूसरा, 40 साल या उसके ऊपर अगर आप हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की, अगर आपके फैमिली में किसी को बीपीएच हुआ है तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मेडिकल कंडीशंस जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट, सर्कुलेटरी डिजीज, डायबिटीज, ये सारी की सारी चीज़ें भी बीपीएच को कंट्रीब्यूट करती हैं। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं, ओबेसिटी आपको है, तो भी वो बीपीएच कर सकती है। और याद रखिए दोस्तों, कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब हो गया पेनिस जो है इरेक्ट नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, वहां पे भी बीपीएच की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब अगला नेक्स्ट सवाल होता है दोस्तों कि बीपीएच जो है ना वो स्पेसिफिकली कौन से हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, बीपीएच जो होता है वो स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है जिससे सीमन बनता है। तो वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को हमें जो है कम करना है ताकि सीमन की प्रोडक्शन कम हो, ये चीज हमें ध्यान में रखनी। अब आता है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ बीपीएच। बीपीएच का मेन कॉज क्या होता है, कौन चीज ऐसी है जो बीपीएच को कंट्रीब्यूट करती है। तो मैं आपको इसका जवाब बताऊं, जवाब ये है कि इट इज अननोन, पता ही नहीं है कि क्या चीज बीपीएच को प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट करती है। बट ये लोग जानते हैं कि बिकॉज एज के साथ आपका सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बढ़ती है और टेस्टिस में टेस्टिकुलर ग्रोथ जो होती है वो तो कंटिन्यू रहती है, टेस्टोस्टेरोन निकलता ही रहता है, तो सीमन की प्रोडक्शन कंटिन्यू होती है, जिसकी वजह से सीमन जो है इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी और मे बी सेक्सुअल जो एक्साइटमेंट है वो इंसान की कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरकोर्स नहीं करता और वो जो सीमन रहता है वो काफी हद तक वो इकट्ठा हो जाता है। दैट कैन कॉज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब उसके बाद कुछ सवाल ये होते हैं कि व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर बीपीएच। तो मैनेजमेंट इसकी बीपीएच की दोस्तों देखो हमारे लेवल पे तो यही है कि आप कम पानी पीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, फाइबरस डाइट ज्यादा खाइए, ओबेसिटी को कम करिए, एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाइए लाइफ का, और नॉन वेज को थोड़ा कम करिए, और ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स को, स्मोकिंग को और इवन जंक फूड को कम करिए, अल्कोहल को कम करिए। बट इसके साथ मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की मेडिकेशन या इनका कॉम्बिनेशन, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर या फिर सेकंड जो मेडिकेशंस होती हैं वो होती है अल्फा 1 ब्लॉकर्स, ये मेडिकेशंस दी जा सकती हैं। अब उसके बाद सवाल आता है व्हाट कैन प्रिवेंट बीपीएच। बीपीएच किस चीज को प्रिवेंट कर सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप बीपीएच को। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, फाइबरस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 30 मिनट्स हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके बीपीएच के चांसेस को काफी हद तक कम कर सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखते हैं, और हर्बल सप्लीमेंटेशंस लेते हैं, सपोज डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपके बीपीएच के चांसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बीपीएच हार्मफुल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीपीएच हार्मफुल है तब अगर इसे अनट्रीटेड ही छोड़ दिया जाए। बीपीएच जो है पूरी तरह से ट्रीटेड प्रॉब्लम इशू है दोस्तों,
लेकिन अगर बीपीएच को ठीक नहीं किया गया तो यूरेथ्रा पूरी तरह से ब्लॉक हो सकती है और प्रोबेबली प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। अब आप चलते हैं, अगला सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि क्या किडनी, बीपीएच किडनी को प्रभावित कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे गंभीर मामलों में, स्पेसिफिकली जब बीपीएच का संक्रमण होता है, और ये आम नहीं होता है कि बीपीएच गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीपीएच जो है वो आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रिगर करे। अब कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी ड्रग है जो बीपीएच को ट्रिगर कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, जिसके अंदर है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, डीकंजेस्टेंट्स लाइक सूडोएफेड्रिन, जो आप लोग एंटी एलर्जिक लेते हैं, एंटी कोल्ड मेडिकेशंस लेते हैं, इवन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी बीपीएच को ट्रिगर कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार सवाल आता है कि हाउ इज बीपीएच डायग्नोज कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बीपीएच जो होता है वो डॉक्टर मैनुअल एग्जामिनेशन करता है लोअर एब्डोमेन का और चेक करता है कि कहीं पे कोई मास बढ़ा हुआ है, कोई मास इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ दैट प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है, एनलार्जमेंट हुई है ब्लैडर की, यूरिन रिटेन कर रहा है, यूरिन प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, और जब आप पेशाब करके आ रहे हो तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ। कई बार रेक्टल एग्जामिनेशन भी वो करता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, जो कि फिजिशियन को एक्सेस करता है प्रोस्टेट के साइज को, शेप को और कंसिस्टेंसी को समझने में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि टेस्टोस्टेरोन का बीपीएच में क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेटर होता है यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन का। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है, जिसकी वजह से आपका सीमन बनता है, और ये सीमन जो है आपको स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये इसका फंक्शन होता है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ऑर्गन डज बीपीएच अफेक्ट, बीपीएच किस किस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला जो बीपीएच ऑर्गन अफेक्ट करता है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है, अगर अनट्रीटेड छोड़ दी जाएगी दोस्तों तो प्रोस्टेट कैंसर होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीपीएच, बीपीएच की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। मैं क्योंकि क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं, डूज एंड डोंट्स पे फोकस कर रहा हूं, तो बता दूं आपको बीपीएच की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों, वो नॉर्मली तो है ही है कि भाई पेशाब की फ्रीक्वेंसी, आपको यूरिनेशन बार बार जाने का अर्ज होती है, प्रॉपर तरीके से यूरिनेशन नहीं होता है, यूरिन की धार नहीं बन पाती, बूंद बूंद गिरता है, यूरिन रिटेन करता है, कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और कई बार किडनी के स्टोन भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बीपीएच के। तो अब क्वेश्चन आता है, कई बार पूछते हैं कि बीपीएच को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो बीपीएच को अगर प्रिवेंट किया जाए, करना है दोस्तों, तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने ओबेसिटी को ध्यान रखिए, वेट गेन मत होने दीजिए, वेजिटेबल फ्रूट्स को अपना पार्ट बनाएं, डाइटरी फैट खाते रहिए। ये सारी चीजें करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा बीपीएच के ट्रीटमेंट में। कई बार क्या होता है कि काफी लोग पूछते हैं कि बीपीएच के चांसेस कौन इंक्रीज कर देता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सबसे बड़ा बीपीएच का जो चांस है वो है एज। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपके बीपीएच के चांसेस बढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, डाइटरी हैबिट्स होगी, ये सारी चीजें भी आपके बीपीएच में काम करती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर बीपीएच, क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिकली आपको वेजिटेबल्स पे फोकस करना चाहिए। ब्रोकली खाइए, कैबेज खाइए, ठीक है, कॉलीफ्लावर खाइए, स्प्राउट्स खाइए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी खाइए, बेरीज खाइए, जिसमें ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, ये बीपीएच की प्रॉब्लम को कम करते हैं। और नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो मच्छी खाइए, सालमन खाइए, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपकी बीपीएच की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें पीना क्या चाहिए बीपीएच के साथ। तो मैं आपको बताऊं, टी हो गया और अदर ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे कि आपको आपके ये जो ब्लैक टी हो गई, ये सब ड्रिंक्स जो हैं आपके बीपीएच में काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, और आपको हाइड्रेटेड रहना है। स्पेसिफिकली कोशिश करिए कि ज्यादा वेजिटेबल्स आप खाइए। अगर बीपीएच डायग्नोज हो चुका है तो आपको पानी को थोड़ा लिमिट करना है, फाइब्रस डाइट को आपको फोकस करना है। अगर बीपीएच कम करना चाहते हैं तो पानी हमेशा पीते रहिए। टमाटर जूस भी माना गया है कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है जो कि बीपीएच को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा साइट्रस जूस, नींबू या ऑरेंजेस, साइट्रस जूस जितने भी होते हैं, ये भी बीपीएच को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू चेक बीपीएच। आप बीपीएच को चेक कैसे करते हैं। तो बीपीएच को दोस्तों आप नहीं चेक करते हैं, आप सिर्फ सिम्टम्स डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, जहां से आप पॉटी करते हैं वहां से डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। कई बार बायोप्सी भी होती है, एक पीस निकाला जाता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से, वहां से पता लगता है कि इंसान को बीपीएच है या नहीं है। अब आता है दोस्तों कि मेन कॉज क्या है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का। तो आपको बता दूं, द एक्चुअल कॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वो पता ही नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया। और ये प्रोस्टेट जो है, ये आपको जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये एनलार्ज हो जाती है और इसका जो है कोई ट्रीटमेंट आप नहीं करते हो, तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन करती है, एंड देन यू फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट।
कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डिक्रीजेस बीपीएच, तो मैं आपको बता दूं बीपीएच जो है हाई टोटल प्रोटीन इंटेक अगर आप लेते हैं उसमें बीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं, स्पेशली प्रोटीन इंटेक फॉर लर्नर्स इन द फॉर्म ऑफ फिश। मैंने जैसा आपको बताया अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं तो आपको बीपीएच के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि व्हाट आर द 2 और 3 मेजर सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, तो आपको बता दूं सबसे बड़ा जो मेजर सिम्टम्स है वो है पेशाब को शुरू करने में प्रॉब्लम होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रबल स्टार्टिंग टू पी। ठीक है, दूसरा सिम्टम है दोस्तों वीक यूरिन स्ट्रीम, जो पेशाब की धार है वो बहुत पतली बनती है, और ए स्ट्रीम दैट स्टॉप्स एंड स्टार, या ऐसा पेशाब होता है जो शुरू हो रहा है बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है बंद हो रहा है। ठीक है, और ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, आपको पेशाब कर लिया उसके बाद भी आपको अर्ज लगेगी कि भैया मेरा अभी पेशाब पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद कई लोग पूछते हैं क्या ये बीपीएच सीरियस कंडीशन है, तो मैं आपको बता दूं बीपीएच जो होता है दोस्तों अगर अनट्रीटेड रहेगा तो वो सीरियस बन जाता है, बिकॉज इट कैन कॉज प्रोस्टेट कैंसर, और जो कि प्रोस्टेट कैंसर जो है जो जानलेवा भी हो सकता है, एंड देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। कई बार लोग पूछते हैं कि भैया क्या ऐसी चीज हम खाएं या पिएं जिससे प्रोस्टेट का साइज जो है कम हो जाए दवा के साथ साथ, तो आपको बता दूं सोया से रिलेटेड सोयाबीन हो गया, सोया चाप हो गया, सोया से रिलेटेड जो सब्जी होती है वो हो गई, ग्रीन टी हो गई, ठीक है, और टमाटर हो गया, साइट्रस फ्रूट हो गए, अगर आप ये सब चीजें लेते हैं दोस्तों तो आपको काफी पॉसिबिलिटी कि आपके बीपीएच के चांसेस कम हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों कैन बीपीएच डैमेज किडनी, क्या किडनी डैमेज कर सकता है बीपीएच, तो मैं आपको बता दूं बीपीएच जो है ना रीनल फेलियर का बहुत बड़ा कॉज होता है, बीपीएच रीनल फेलियर किडनी फेलियर कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद कई लोग पूछते हैं कि कैन आई लिव लॉन्ग विद बीपीएच, क्या मैं काफी लंबे तक जी सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं एनलार्ज प्रोस्टेट के साथ कोई जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से लाइफ नहीं जी सकते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन एनलार्ज प्रोस्टेट को कवर अप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो आपके प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज को आपको याद रखना है। कई बार लोग ऐसी चीजें पूछते हैं कि भैया दही से क्या प्रोस्टेट का कोई लिंक है, तो मैं आपको बता दूं मेन who ate the most dairy product, याद रखना जैसे कि जो लोग दूध चीज दही हर रोज लेते हैं ना, दे हैड द हाई रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज कहती हैं कि मैन हु एट मोस्ट डायरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, हर रोज अगर वो लेते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं पाया गया है, शायद मतलब स्टडीज ही बोलती हैं कि हाई रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कर सकते हैं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या केला खाने से प्रोस्टेट ठीक हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंज्यूमिंग बनाना हैज ए डायरेक्ट बेनिफिट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, लेकिन दैट सेड बनाना कंटेन्स मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प सपोर्ट योर ओवरऑल हेल्थ, इसलिए बनाना खाने से ये माना जाता है कि आपका बीपीएच के चांसेस कम हो सकते हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं कि केराटिन जो है इंक्रीज हो जाता है बीपीएच में, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल रीनल डिजीज सेकेंडरी टू डायबिटीज और हाइपरटेंशन अपीयर टू बी मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एलिवेटेड सीरम क्रिएटिन मेजरमेंट इन मेन विद बीपीएच एंड रीनल इनसफिशिएंसी। तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भैया क्या चावल खाना ठीक है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, तो याद रखिए दोस्तों कि होल ग्रेन स्पेसिफिकली ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ये चीजें, लेग्यूम्स हो गया जैसे लेंटिल्स हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, ये एक्सीलेंट सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर के दोस्तों। और याद रखिए फाइबर जो है आपकी बोवल मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके चांसेस ऑफ प्रोस्टेट के बढ़ने के कम हो जाते हैं अगर आप इस तरह के फूड खाते हैं जिसके अंदर ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, लेग्यूम्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सब चीजें। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हॉट वाटर जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए ठीक रहता है, तो मैं आपको बता दूं हॉट वाटर जो गुड फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसा कुछ पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिटिंग इन अ वार्म वाटर, ठीक है, विद रिलैक्स, ये क्या करता है आपकी पेल्विक मसल्स को रिलैक्स कर सकता है और हीलिंग को प्रमोट कर सकता है। तो इसलिए गर्म वाटर जो है वो पानी की वजह से नहीं, वो हीट थेरेपी की वजह से काम करता है, इसलिए हीटिंग जो है वो एक्चुअली किसी भी चीज को एक्सपेंड करती है, तो पॉसिबिलिटी कि बीपीएच के सिम्टम्स को थोड़ा आप रिकवर कर पाएं अगर आप हीट थेरेपी देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं क्या अंडा जो है वो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सर्टेन फूड व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट ऑफ बीपीएच, और उसमें अंडा भी एक ऐसी चीज है, जो पोल्ट्री एक ऐसी चीज है, रेड मीट भी एक ऐसी चीज है जो बीपीएच के चांसेस को कम कर सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि भैया नींबू क्या अच्छी चीज है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो मैं आपको बता दूं हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि साइट्रस फ्रूट मैंने आपको बताया था, साइट्रस फ्रूट संतरा, नींबू, लेमन, ठीक है, ऑरेंजेस, इनमें सब में विटामिन सी होती है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोटेक्ट करती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि नट्स जो होते हैं ना, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये नट्स जो होते हैं इनके अंदर जिंक होता है, तो जिंक जो होता है ना दोस्तों वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम को कवर अप करने में हेल्प करता है। कई बार लोग पूछते हैं क्या अदरक जो होता है दोस्तों, अदरक प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ को हेल्पफुल होता है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही। जिंजर के अंदर दोस्तों, अदरक के अंदर विटामिन ए होता है, सी होता है, ई होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जिंक होता है, ये सारे के सारे कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं।
कई बार दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बीपीएच आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूरिन स्टोन, बीपीएच की वजह से जो आपके यूरिन के अंदर स्टोरेज होता है ना, ठीक है, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपको बढ़ा सकता है बीपीएच, बिकॉज आपका यूरिन रिटेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ सकता है, एंड देन यू कैन हैव इश्यूज लाइक दिस। उसके बाद दोस्तों काफी लोग पूछते हैं कि हल्दी जो होती है वो क्या हेल्प कर सकती है बीपीएच में। याद रखिएगा, हल्दी एक एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल रेमेडी है टू प्रिवेंट दी प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि खीरे का क्या रोल है प्रोस्टेट कैंसर, तो आपको बता दूं, खीरा जो है ये पाया गया है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कि इसके अंदर डायट्री फ्लेवोनॉइड फिस्टिन होता है, जो कि कुकुम्बर के अंदर पाया जाता है, जो कि एंटी कैंसरस होता है। इसलिए जो लोग खीरा खाते हैं उनको दूसरे तरह के कैंसर भी और स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए खीरा खाते रहिए दोस्तों। और कई बार लोग पूछते हैं कि ग्राउंड नट जो होती है, मूंगफली जिसे कहते हैं, क्या ये जो नट है ग्राउंड नट प्रोस्टेट कैंसर को ठीक कर देती है, तो ये बात जो है बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, ऐसा किसी स्टडी में पाया नहीं गया है। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जो है जैगरी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जैगरी को, गुड़, जो ये गुड़ होता है, ये क्या प्रोस्टेट कैंसर में हेल्पफुल है? मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी बहुत हेल्पफुल पाया गया है कि जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, अगर वो गुड़ खाते हैं तो उन्हें वो काफी हेल्प कर सकता है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हम काफी वॉक करें, वॉकिंग क्या प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर को कम कर सकती है? तो मैं आपको बता दूं, एक स्टडी हुई थी, बहुत बड़ी स्टडी थी, उन्होंने पाया गया कि जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मे बी 30 मिनट्स इन ए डे एंड एवरी डे फॉर अ वीक, तो 86% लोअर कर देता है वो आपका प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को। बट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज फोकस करना पड़ेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि जो गाजर होती है ना, कैरेट, ठीक है, क्या इज इट गुड फॉर प्रोस्टेट? तो मैं आपको बता दूं कि स्टडीज ने पाया गया है कि कैरेट के अंदर होता है अल्फा कैरोटीन, ठीक है, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को डिक्रीज करता है। इसलिए मेल्स को, अगर आप मर्द हैं तो आपको गाजर जरूर खानी चाहिए, प्रोस्टेट कैंसर के काफी चांसेस कम हो जाते हैं, अल्फा कैरोटीन उसके अंदर पाया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भैया टमाटर खाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं टमाटर जरूर खाने चाहिए, उसके अंदर लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि प्रोस्टेट के सेल्स को ग्रो करने में कम करता है और प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को कम करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि अनियन, प्याज का क्या रोल है प्रोस्टेट की हेल्थ पे, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो प्याज खाते हैं, ठीक है, लहसुन खाते हैं रेगुलरली, वो बीपीएच के चांसेस को, कैंसर होने के चांसेस को बढ़ने से काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आपको प्याज और लहसुन भी अपनी रेगुलर डाइट में रखना है। ठीक है, कई बार लोग पूछते हैं कि कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो आपको प्रोस्टेट कैंसर में हेल्प कर सकते हैं, तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि जिन फ्रूट्स के अंदर ना ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं कि जिन फ्रूट्स के अंदर जिंक होता है, जिंक जो है वो प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। तो जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी की सारी चीजों में जिंक बहुत पाया जाता है, जिससे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि व्हाट इज द 5 सेकंड एक्सरसाइज टू स्ट्रिंग द प्रोस्टेट, कि प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर बढ़ गई है तो इसको 5 सेकंड की एक्सरसाइज बताइए जिससे आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो डॉक्टर भी बोलते हैं, इसको कहते हैं 5 सेकंड एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको टाइट करना है और होल्ड करना है, किसको? अपनी पेल्विक की मसल को, जहां से आप पेशाब करते हो उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके आपको बिल्कुल उसको जो है ना टाइट करना है और होल्ड करना है। आपको काउंट करना है 1, ठीक है, काउंट 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000, ऐसे आपको काउंट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटन एंड होल्ड योर पेल्विक मसल फॉर 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर उसके बाद रिलैक्स करिए पेल्विक मसल को, फिर उसे टाइट करिए, फिर रिलैक्स करिए 15 से 20